चंदनपुर गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और दो बेटे थे, किशोर और रोहित। लेकिन यह दोनों बहुत ही आलसी और अपनी मन मर्जी के मालिक थे और दोनों अपनी माँ के बहुत ही लाडले थे। अरे किशोर, रोहित, कहाँ पर हो तुम दोनों? अरे कहाँ हो? अरे भाग्यवान, तुम ही बता दो, कहाँ पर है वह दोनों? अच्छा, अभी समय क्या हो रहा है, पहले ये बताओ। अभी तो 11 बज रहे हैं। बताओ वो दोनों कहाँ पर है? हाँ, तो अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, अभी वो 1 घंटे बाद उठेंगे। तुम खुद तो जल्दी उठती नहीं और उन दोनों को भी यही सिखा रखा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी देखो मैं इनको कैसे उठाता हूँ। आज मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। हाँ। फिर मोहन पानी की बाल्टी लेकर आता है और उनके ऊपर पानी डाल देता है। अरे अरे, बस करो मत, पानी डालो मेरे लाडले बेटों के ऊपर। तुम्हारे ही लाड प्यार ने इन दोनों को बिगाड़ रखा है। ये दिन भर बस गांव में आवारा की तरह घूमते रहते हैं और दिन भर सोते रहते हैं। पता नहीं मेरे मरने के बाद इन दोनों का क्या होगा। पिताजी, हम दोनों खेतों का काम करने के लिए नहीं बने हैं। हमने कल रात को ही ठान लिया था कि हम दोनों पढ़ाई करेंगे और कलेक्टर या कोई और अफसर बनेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 महीने तक कुछ नहीं बोलूंगा और 1 महीने बाद जब मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर लूंगा, उसके बाद अगर तुम दोनों ने पढ़ाई नहीं की तो तुम दोनों को मेरे साथ खेत पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पिताजी, अब आप जाओ, हमें थोड़ी देर सोने दो। अभी 1 घंटा बाकी है 12 बजने में। हाँ, चलो जाओ, सोने दो मेरे दोनों लाडले बच्चों को। फिर मोहन वहां से चला जाता है और वो दोनों फिर से सो जाते हैं। फिर 1 घंटे बाद वो दोनों उठते हैं। उठ गए दोनों कलेक्टर और अफसर। जाओ, जाकर खाना खिलाओ अपने लाडले लाडले बेटों को। ऐसा कहकर मोहन खेत पर चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद गीता बीमार हो जाती है और मोहन का सारा जमा किया हुआ पैसा गीता के इलाज में लग जाता है। लेकिन फिर भी गीता की मृत्यु हो जाती है। अब मोहन की चिंता और भी बढ़ जाती है कि क्योंकि उसे रोज सुबह जल्दी खाना बनाना पड़ता और दिन भर खेत में काम करना पड़ता और उसके पास बड़े बड़े खेत थे और काम करने वाला अब वो अकेला। अरे दोनों नालायक, उठ जाओ कामचोर। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब तुम दोनों पैदा हुए। पूरा दिन बिस्तर तोड़ते रहते हो या इधर उधर पड़े रहते हो। तुम्हें समझा कर अब मैं तो थक गया हूं और ना तुम्हें समझाने का कोई असर होता है ना मारपीट का। तुम्हारी माँ के लाड़ प्यार ने ही तुम्हें इतना बिगाड़ा है। वो तो अब अपन सबको छोड़कर चली गई और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी। अरे पिताजी, आंख खुली नहीं कि आप हमेशा सुनाना शुरू कर देते हो। कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया है जो हम ही उसे सही कर सकते हैं? हाँ पिताजी, बताइए, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो इतना तेज तेज चिल्लाकर हमारी नींद खराब कर दी? तुम दोनों थोड़ी शर्म करो। दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं खेत में काम करके भी वापस आ गया और आकर मैंने खाना भी बना दिया। खाने का नाम सुनते ही दोनों भाई झट से रसोई की ओर जाते हैं। हे भगवान, आपने मुझे कैसी कामचोर औलादे दी है। इन्हें कितना भी समझा लो, पर यह नालायक है कि मेरी खुद सुनते ही नहीं। मोहन बेचारा अपने दोनों बेटों की आदतों से बहुत ही परेशान था। मोहन की गांव में बहुत ही इज्जत थी क्योंकि गांव में सब जानते थे कि गांव में जितनी भी जमीन मोहन के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। इतनी बड़ी जमीन है मोहन काका के पास और 2 नौजवान बेटे हैं। चाहे तो तीनों मिलकर उस जमीन पर सोना उगल सकते हैं और बेचारे वह उनके ऊपर ज्यादा हाथ भी तो नहीं उठा सकते। और उधर मोहन बेचारा दिन भर अपने खेत में काम करता, लेकिन अब उसकी उम्र हो चुकी थी। मुझे तो दोनों बच्चों की बहुत ही चिंता है। पता नहीं मैं मर गया तो इनका क्या होगा और कोई इन्हें लड़की भी देगा क्या? सुनो नालायक, मैं किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। वो सब तो ठीक है पिताजी। एक तो आपने हमें सुबह सुबह जल्दी उठा दिया, कुछ हमारे बारे में भी सोच लेते और कुछ खाने के लिए ही बना देते। जिस तरह तुमको आलस आ रहा है आज, उस तरह मुझे भी आलस आ रहा है। तुम्हें जो बनाकर खाना है तुम वो खाओ। भूखे रहना है तो भूखे रहो। मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ तो मुझे पीछे से मत रोको। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला जाता है और अपने बचपन के दोस्त रामू के यहाँ जाता है। अरे तुम तो बहुत दिनों बाद आए मोहन, और बताओ तुम्हारे दोनों बेटे कैसे हैं? भाई, मैं तुमको कुछ कहना चाहता था।
और तुमसे मिलना भी चाहता था। हाँ हाँ बोलो रामू, क्या बात है? तुम तो जानते ही हो, मेरी दोनों बेटी विनीता और पूनम अब वो बड़ी हो गई है और मैं चाहता हूं कि हम दोनों की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाए। अरे भाई रामू, तुमने इस चीज के लिए बहुत ही गलत आदमी को चुना है, क्योंकि तुम्हारी बेटियां बहुत ही सुंदर और सुशील हैं और मेरे दोनों बेटे बहुत ही कामचोर हैं। पूरे दिन भर वह दोनों सोते रहते हैं और गांव में घूमते रहते हैं। मैं तो दिन रात उनके भविष्य के चक्कर में परेशान हो रहा हूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरी बेटियों की शादी मेरे बेटों से हो, क्योंकि मैं सब जानता हूं और मैं जानबूझकर ही ऐसा नहीं कर सकता। मोहन, मुझे पता नहीं था कि तेरे दोनों बेटे इतने नालायक हैं, लेकिन तू चिंता मत कर। तू मेरे बचपन का दोस्त है और मैं मेरी दोनों बेटियों को जानता हूं। वो कुछ ही दिनों में उन दोनों को सुधार देगी। तुम्हारे दोनों बेटे अभी खोटे सिक्के हैं, लेकिन वक्त आते ही वह चमक जाएंगे। अगर उन्हें रामू तुम देख लो तो तुम्हारी यह बातें तुम मुझे दोबारा कभी नहीं बोलो, क्योंकि वो दोनों खोटे सिक्के ही नहीं, उनके ऊपर पूरी तरीके से जम लग चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब वो दोनों सारी जिंदगी कुछ करेंगे। अरे तुम उस बात की चिंता मत करो मोहन, मुझे अपनी दोनों बेटियों के ऊपर पूरा भरोसा है। तुम तो बस घर जाकर शादी की तैयारी करो। रामू के बहुत कहने पर मोहन मान जाता है। लगता है तुम सही कह रहे हो, उन्हें उनकी माँ ने ही बिगाड़ा था। अब हो सकता है उनकी पत्नियां ही उन्हें सुधार सकती हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला गया और कुछ दिनों में उन दोनों का शादी करा दिया गया। फिर एक दिन मोहन अपने घर के बाहर बैठा था, तभी वहां एक साधु आता है। अरे मालिक, घर में अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ बाबा जी रुकिए, मैं भी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर मोहन अंदर चला जाता है और एक पोटली भरकर अनाज बाहर लेकर आता है और साधु बाबा को दे देता है। उसे ऐसा करते हुए दोनों बेटों की पत्नियां देख लेती हैं। अरे दीदी, ऐसे तो ये पिताजी अपने घर का दिवालिया कर देंगे। हाँ छोटी, तू सही कहती है। क्यों ना अपन अपने पति को बोलकर इस घर का बंटवारा करवा ले, ताकि पिताजी किसी को कुछ ना दे पाए। हाँ दीदी, आज रात को उन्हें घर आने दो, फिर अपन बात करते हैं। फिर रात होने पर जब किशोर और रोहित घर आते हैं। सुनिए जी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि आपसे खेतीबाड़ी का काम होता नहीं है और पिताजी घर का अनाज लोगों में बांट देते हैं। इसलिए मैंने एक उपाय सोचा है। क्यों ना आप दोनों भाई मिलकर पिताजी से अपने हिस्से का बंटवारा कर लो और कोई किराना की दुकान शुरू कर दो, ताकि आपको भी खेत में जाने के लिए डांट नहीं पड़े। हाँ, मुझसे वैसे ही खेतों में काम नहीं होता। मैं कल ही सुबह भैया से बात करता हूँ। अरे जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि आपके भैया भी यही चाहते हैं। और उधर दूसरी ओर विनीता भी अपने पति किशोर को सब समझा देती है। पिताजी, अब आपकी सारी जमीन जायदाद हम दोनों के नाम कर दो। हाँ पिताजी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमको सब कुछ समझ लेना चाहिए पिताजी। दोनों बेटों की ऐसी बात सुनकर बूढ़ा मोहन बहुत हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, मुझे जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ, क्योंकि मेरे दोस्त की बेटियों ने इन्हें सुधारने की बजाय उल्टा और ज्यादा बिगाड़ दिया। अगर मैं यह बात मेरे दोस्त को बताऊंगा तो वह मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। पिताजी क्या सोच रहे हो, बोलते क्यों नहीं? अरे बेटा, जो मेरा है वो सब तुम लोगों के लिए ही तो है। लेकिन पिताजी, वो सब कहाँ पर है, हमें बताइए। मेरे ना रहने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। आप पता नहीं कब ऊपर जाओगे क्या? जब तक हम दोनों ऐसे ही बैठकर इंतजार करते रहेंगे। तो फिर तुम दोनों मेरे साथ खेत पर चलो। खेत पर चलकर तुम मेरी मदद करो। पिताजी, आपको तो पता ही है कि खेतों का काम हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर तुम दोनों को संपत्ति के बारे में बताकर क्या फायदा? फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दीदी, पिताजी कहाँ चले गए हैं? मैं उन्हें उनके कमरे में चाय देने गई थी तो वह वहां भी नहीं थे। वो खेत पर भी नहीं है, क्योंकि बाहर दोनों बैल बंधे हुए हैं और मेरे बहुत ढूंढने पर भी वह मुझे नहीं मिले। अरे अरे, ये क्या हो गया? चल जल्दी चल कर देखते हैं। फिर वो चारों लोग मिलकर पूरे गांव में मोहन को ढूंढते हैं। क्या हुआ भैया, आपको पिताजी का कुछ पता चला? नहीं छोटे, वो मुझे खेत पर भी नहीं मिले और बाजार में भी नहीं है। तुम्हें कुछ पता चला क्या छोटे? तभी वहां एक आदमी भागता हुआ आता है।
अरे किशोर और रोहित, तुम्हारे पिताजी जी ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी है और वो नदी के तेज भाव के साथ नदी में बह गए हैं। पिताजी आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए पिताजी? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए पिताजी? आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए पिताजी? हम लोग आपकी कितनी सेवा किया करते थे पिताजी। आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए पिताजी? अब आप भी जाइए। अरे ओ, तुम दोनों चुप हो जाओ। अब हम दोनों देखते हैं कि क्या करना है। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनके पिताजी लौटकर वापस नहीं आते। देखिए, मुझे लगता है कि पिताजी लौटकर वापस नहीं आने वाले। तो क्या आप पिताजी सच में वापस नहीं आएंगे भैया? छोटे, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो फिर भैया नियम अनुसार अपन उनकी पूजा कर देते हैं। रुकिए, मैंने पिताजी को संदूक में पैसे रखते हुए देखा था। देखती हूँ उसमें कितने रुपए हैं। उसी से अपन शाद की पूजा करवा देंगे। और क्या कहते हो आप? हाँ दीदी, चलकर देखते हैं पिताजी के पास कितने रुपए पड़े हैं। चलो जल्दी। ये देखिए, पिताजी ने तो केवल 300 ही रखे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है पिताजी बाकी के पैसे अपने साथ लेकर गए हैं। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है। अरे भैया जरा घर के बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। क्या रमेश, क्या बात है? भैया मुझे चाचा जी ने 1500 उधार दिए थे। मैं आपको बस वापस वही देने आया हूँ। शायद आपको इन पैसों की जरूरत हो, आपके यह काम आ जाए। पैसा देकर रमेश वहां से वापस चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है पिताजी ने बहुत से लोगों को ऐसे ही पैसे बांट रखे होंगे। पता लगाइए आप दोनों जल्दी से। हाँ, पता लगाइए। छोटी सही कह रही है। अपन पैसों से पिताजी के नाम का श्राद्ध करवा देंगे। उसके बाद कहाँ कितने पैसे हैं, जमीन जायदाद है, पता लगाकर उन्हें अपने अपने नाम करवा लीजिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन एक आदमी मोहन के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। अरे मोहन भाई घर पर है क्या? तभी चारों घर के बाहर आ जाते हैं। अरे कौन हो भाई तुम? अरे मोहन भाई घर पर है क्या? उन्हें बाहर बुलाओ। बताइए आप कौन है और आपको उनसे क्या काम है? मोहन भाई ने मुझसे 30,000 उधार लिए थे। मैं बस वही पैसे वापस उनसे लेने के लिए आया हूँ। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो गुजर गए हैं, इसीलिए अब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मोहन भाई आप सबके क्या लगते हैं? वो हमारे पिताजी हैं। तो जब तुम लोगों के पिता ने उधार लिया है तो अब उनके बेटों को ही वापस करना पड़ेगा, क्योंकि यही नियम है। और अगर नियम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पुलिस चौकी ले जाऊंगा। अरे बाप रे, सत्यानाश हो। हमें पुलिस चौकी में नहीं जाना। आप एक काम कीजिए, हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं कुछ महीने के बाद दोबारा यहाँ आऊंगा, जब मुझे मेरे पैसे दे देना। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला गया। भैया वो तो फिर से वापस आ जाएगा। अब क्या होगा? अगर वो हमें पुलिस चौकी ले गया तो क्या होगा? पिताजी की जो भी जमीन है हम उसे बेच देते हैं और जो भी पैसे आएंगे उन पैसों से अपन इस आदमी के पैसे दे देंगे। इसलिए अपन अभी सीधे सरपंच जी के पास चलते हैं। फिर वह दोनों भाई सरपंच के पास जाते हैं। देखिए सरपंच जी, हमें हमारे पिताजी की सारी जमीन बेचनी है। यह सब तुम क्या बोल रहे हो? तुम लोग जमीन कैसे बेच सकते हो? वो सारी जमीन तो मेरे पास पहले से ही गिरवी पड़ी है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के पास तुम्हारी शादी करवाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सारी जमीन मेरे पास गिरवी रखकर तुम्हारी शादी के लिए पैसे लिए थे। अरे भैया अब आगे क्या होगा? अब तो ऐसा लगता है कि हमें बाकी की जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। उधर वह आदमी हमसे पैसे मांग रहा है, हम जाएं तो कहां जाएं? सरपंच जी आप ही बताइए। सुनो, तुम दोनों उस जमीन पर खेती कर सकते हो, लेकिन तुम उस जमीन को बेच नहीं सकते। ठीक है, अब घर जाओ और घर जाकर कुदाल उठा लो। जाओ। चलो छोटे, अपन अब यहाँ से घर चलते हैं और कुदाल लेकर खेत में चलते हैं और जाकर खेती करते हैं, वरना हमें जेल में जाना पड़ेगा। यहाँ रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर वह दोनों भाई वहां से चले जाते हैं और खेत में जाकर बड़ी ही मेहनत से खेत में काम करते हैं। कुछ ही महीनों के बाद पूरी जमीन फसल से भर जाती है। देख भाई देख, हमारी जमीन पर कैसी फसल उगी है। हाँ भैया, अब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं रही। इस फसल को बेचकर हम उस आदमी को पैसे दे देंगे और बाकी के जो भी पैसे बचेंगे वह पैसे हम सरपंच जी को देकर अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। सच में पिताजी हम लोगों के लिए इतनी बड़ी संपत्ति छोड़कर गए हैं और हम इस बात को समझ नहीं पाए। हम लोग बस संपत्ति संपत्ति करके फालतू में ही पिताजी को बुरा भला कहते रहे।
हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे समझ आया कि हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब मुझे तो बस एक बात का ही अफसोस है कि पिताजी यह सब होते हुए नहीं देख पाएंगे। अब ये सब सोचने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि पिताजी अब वापस नहीं आएंगे छोटे। अब हम इस तरह से पिताजी की सारी जमीन छुड़वा लेंगे। अब हम पिताजी की सारी संपत्ति वापस ले आएंगे। पिताजी, आप जहां कहीं भी हो, हम सब लोगों को बस आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि अपन सब अच्छे इंसान बन जाते हैं तो पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आने दो उस आदमी को, बड़ा वो हमको धमकी दे रहा था। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद फिर से वो आदमी मोहन के बेटों के पास आता है। अरे ओ बेटा, जरा बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, मुझे मेरे पैसे दे दो, क्योंकि काफी दिन बीत चुके हैं। फिर दोनों भाई बाहर आ जाते हैं। ये लीजिए आपके पूरे 30,000 रुपए। बहुत बढ़िया बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। चलो भैया, अब हम दोनों जल्दी से सरपंच जी के पास चलते हैं और बाकी के पैसों से अपन अपनी जमीन छुड़वा लेते हैं। फिर वो दोनों सरपंच के पास चले जाते हैं। हाँ भाई, तो तुम दोनों अब फिर से यहाँ क्या लेने आए हो? बताओ, क्या कहना है तुम्हें? सरपंच जी, हम अपने पिताजी की सारी जमीन को छुड़वाने के लिए आए हैं। अरे वाह, तो अब तुमको मतलब अक्ल आ गई है। अब तुम दोनों समझदार इंसान की तरह बात कर रहे हो। बताओ तो, तुम दोनों कितने रुपए लेकर आए हो? अभी तो हम 40,000 रुपए लेकर आए हैं। आप कागज तैयार करवा लीजिए, हम बाकी के पैसे कुछ महीने में आपको दे देंगे। अच्छा रुको, मैं भी कागज मंगवाता हूँ। अरे ओ मोहन भाई, अब बाहर आ जाओ। तुमने अब अपने तुम्हारे बेटों की बातें तो सुन ही ली होगी। फिर मोहन बाहर आ जाता है। अरे मोहन भाई, अब अपना हुलिया सही कर लो, निकाल फेंको इसे, क्योंकि अब तुम्हारे बेटे समझदार हो गए हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मोहन अपना हुलिया सही कर लेता है। अरे ये क्या पिताजी, आप तो जिंदा हैं। हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ। यह सब सरपंच जी की ही बुद्धि थी। इन्होंने ही मुझे इतने दिनों तक अपने घर में छुपा कर रखा। और हाँ, तुम दोनों सुन लो, तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। जमीन तुम लोगों की ही है। इसका मतलब खेती करके जो हमने पैसे कमाए वो सारे पैसे हमारे हैं। हाँ हाँ बेटा, वह सब तुम्हारा है और तुम्हारे पास ही रहेगा। हम दोनों को माफ कर दीजिए पिताजी। हम दोनों ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। पिताजी, अब आप हमारे साथ वापस अपने घर चलिए हमारे साथ, क्योंकि अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। फिर वह तीनों अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से किशोर और रोहित दोनों खेत में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छी फसल उगाते